प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं तो इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और यह प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह किसमें होता है, यह होता है पौधों में। तो प्रश्न यहाँ से ये भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह किस में होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह पौधों में होता है। किसमें होता है, पौधों में होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, यानी कि कौन सी गैस बाहर निकलता है पेड़ पौधों के शरीर से। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ए में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए, पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है यह किस में होता है। ठीक है, तो जैसा आप लोग को मैंने बता चुका हूँ कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह होता है पौधों में। किसमें होता है, पौधों में होता है। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो पौधों के पत्तियों वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह पत्तियों के किस भाग में होता है। ठीक है, तो देखिए, यह होता है पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को जो है पौधों का रसोई घर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है पौधों का रसोई घर। पौधों का रसोई घर। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग के यहाँ जहाँ जिस रूम में खाना बनता है उसे किचन हाउस बोला जाता है, उसी प्रकार पौधों के जिस भाग में पेड़ पौधे खाना बनाते हैं उसे उस भाग को क्या बोला जाता है, किचन हाउस बोला जाता है। तो देखिए, पेड़ पौधे अपना खाना कहाँ बना रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में बना रहे हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट का किचन हाउस ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम लोग थोड़ा इसको और विस्तार से समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जैसे आपको ज्ञात है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका, चलिए इसको हम लोग ना इक्वेशन से समझते हैं, इक्वेशन समझने पे ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा जो है सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है। क्लोरोफिल। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो निर्माण करते हैं ग्लूकोज का। इसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपोत्पाद का भी निर्माण होता है, यानी कुछ चीजें हैं जिसे हम वेस्ट करते हैं उसका भी निर्माण होता है। तो उपोत्पाद के रूप में जो है उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलता है और जल निकलता है। ठीक है, यानी यह प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे किस गैस का जो है उपोत्पाद के रूप में निर्माण करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। उपोत्पाद ध्यान से समझ लीजिए कि वेस्ट को बोला जाता है। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो उपोत्पाद बनता है वो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। जल भी बनता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो दिया जाता है वो सिर्फ क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, इसलिए आप किस पे सही का निशान लगाइएगा, ऑक्सीजन का निकाल लगाइएगा। यहाँ प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ तक चीजें स्पष्ट हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखिए प्रश्न जो दूसरा है कह रहा है कि मानव में श्वसन अंग है। ठीक है, यानी मनुष्य में जो है वो कौन सा श्वसन अंग है। पहला ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है यकृत,
और ऑप्शन डी है ब्रेक। तो जैसे हमें मालूम है कि हमारे श्वसन अंग का सबसे प्रमुख जो हिस्सा है वो कौन सा है, फेफड़ा है। फेफड़ा का कार्य क्या है, यह ऑक्सीजन को शरीर के अंदर भेजता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है शरीर से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि आखिर वो कौन कौन से अंग है जो मिलके श्वसन अंगों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है, हवा यह प्रवेश करता है नाक के द्वारा। हमारे शरीर में किस भाग से यह प्रवेश करता है, नाक के द्वारा प्रवेश करता है। नाक से जो है हवा यह जाता है ग्रसनी में। कहाँ प्रवेश करेगा, ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ जाएगा, ग्रसनी से यह पहुंचता है कंठ नली में, कंठ नली में। और कंठ नली से यह पहुंचता है श्वसन नली में। कहाँ पे जाएगा, श्वसन नली। ठीक है, और श्वसन नली से कहाँ पहुंचता है, श्वसन नली से पहुंचता है फेफड़ा में। ठीक है, फेफड़ा क्या करता है, आए हुए गैसों को फिल्टर करता है और वहां से ऑक्सीजन को जो है हीमोग्लोबिन को सौंप देता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। ठीक है, और फिर विभिन्न भागों से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया रहता है उसे फेफड़ा क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ आपके प्रश्न में क्या था कि मानव में श्वसन अंग कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। की बात करें तो हम देखते हैं कि जो फेफड़ा में ऑक्सीजन आया हुआ है यह कहाँ जाता है, आखिर इसका उपयोग कहाँ होता है, शरीर में किन किन भागों में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये फेफड़ा क्या करेगा कि आए हुए ऑक्सीजन को सौंप देगा हीमोग्लोबिन। चलिए इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। जो ऑक्सीजन आया है उसको क्या करेगा, या किसको दे देगा, हीमोग्लोबिन को दे देगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है कि इस ऑक्सीजन को अपने अंदर घुला लेता है और घुला के क्या करता है, यह शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, कान हो गया, ठीक है, इत्यादि, यानी शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। फिर उस अंगों से कहाँ लेके जाता है, उत्तक में लेके जाता है। ठीक है, और उत्तक से कहाँ लेके पहुँचता है, कोशिका में। कहाँ लेके जाता है, कोशिका में लेके जाता है। ठीक है, आप पूछिएगा कोशिका में जाता है तो फिर ऑक्सीजन का होता क्या है, तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेके पहुंचा देता है कोशिका में, और वहां से फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है, आंशिक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में घुलाकर और लेके आता है किसके पास, फेफड़ा को, और लाके फिर उसको क्या कर देता है, सौंप देता है। और फेफड़ा क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि कौन कौन से अंग मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करते हैं, तो नाक हो जाएगा, ग्रसनी, कंठ नली, श्वसन नली और फेफड़ा, ये सभी अंगें मिलकर श्वसन अंग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चलिए इस ऑप्शन पे विचार करते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ था पहला हृदय। हृदय जो है ये हमारा श्वसन अंग नहीं है, इसका कार्य है रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, यानी यह रक्त को क्या करता है, पंप करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यकृत, यकृत का क्या कार्य है, तो यह पीत रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यह पीत रस का निर्माण करता है। ठीक है, ब्रिक का क्या कार्य है, तो ब्रिक जो है यह अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से फिल्टर कर यूरिन का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। ठीक है, इसको देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए में है कोशिका का मस्तिष्क, ऑप्शन बी है कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ऑप्शन सी है कोशिका का पाचन तंत्र और ऑप्शन डी है कोशिका का संरक्षण गृह। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, फिर ना हम समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो पहले यह देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। ठीक है, देखिए हमारे शरीर जो है, हमारा शरीर जो है यह विभिन्न कोशिकाओं से निर्मित है, लगभग लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से क्या है, निर्मित है। ठीक है, यानी शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में
यह एक कोशिका का क्या बनाया गया है, इमेज बना हुआ है। इस कोशिका में भी देखिए कि विभिन्न भाग हैं, कोशिका झिल्ली, गोल्गी काय, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रिका, यानी यह विभिन्न भागों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक भाग है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कोशिका का ही एक भाग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया यह क्या है, कोशिका का ही एक भाग है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जो 37 अरब कोशिकाएं हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए यह माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे छोटा सा इमेज बना है, इसको अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज है, ठीक है। अब इसे ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, तो देखिए हम लोग जैसे कि पिछले प्रश्न में देखे हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन यह रक्त ग्लोबुल है, यह ऑक्सीजन को अपने में घुलाकर लेके आया था कोशिका के पास और कोशिका को सौंप दिया था। अब कोशिका क्या करेगा कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेकर, ठीक है, यानी कि यह ऑक्सीजन ले लिया और ग्लूकोज को लेकर, ठीक है, और यह दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज के संयोग से निर्माण करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस जल का निर्माण करेगा, ठीक है, और प्लस निर्माण करेगा 38 एटीपी अणुओं का, ठीक है। यह एटीपी क्या होता है, तो यही एटीपी जो है कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि जब एटीपी टूटता है, जब उसका विखंडन होता है तो हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे घरों में जो बिजली आ रहा है, इसका निर्माण कहाँ होता है, बिजली घर में होता है। उसी प्रकार जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रहा है, उस ऊर्जा का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो उसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है। चीजें यहाँ से स्पष्ट हो रही है। चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं कि यह ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है कोशिका का मस्तिष्क। अगर मान लीजिए कि प्रश्न यह पूछ दिया जाए कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो देखिए आपको यह कोशिका का इमेज दिख रहा है, इसमें कोशिका के बीच भाग में आपको दिखाई दे रहा है केंद्रिका, ठीक है। यह केंद्रिका ही पूरे कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। इसलिए केंद्रिका को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रिका, ठीक है। ऑप्शन जो था बी, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो जैसे कि हम लोग देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह। ऑप्शन सी कह रहा है कि कोशिका का पाचन तंत्र किसे कहा जाता है, तो देखिए कोशिका का ही एक भाग है लाइसोसोम, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का पाचन तंत्र कहा जाता है। इसे कोशिका का पाचन तंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ या मृत पदार्थों को क्या करता है, पचाता है या उसे फिर नष्ट कर देता है, या तो डाइजेस्ट करेगा या उसे फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, कोशिका का पाचन तंत्र, ठीक है। यहाँ से चीजें आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका का पाचन किसे कहा जाता है, लाइसोसोम का कहा जाता है। ऑप्शन डी में है कि कोशिका का संरक्षण गृह, यह क्या होता है, तो जैसे देखिए एक मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कवर चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार कोशिका को सुरक्षित देने के लिए, संरक्षण देने के लिए इसके ऊपर जो है ना कोशिका झिल्ली का निर्माण किया गया है। किस चीज का निर्माण किया गया, कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। इसलिए कोशिका का संरक्षण गृह, प्रोटेक्टिव कवर किसको बोला जाएगा, कोशिका झिल्ली को बोला जाएगा, कोशिका झिल्ली को बोला जाएगा। चीजें यहाँ से स्पष्ट हो रही है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, केंद्रिका को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पाचन तंत्र लाइसोसोम को कहा जाता है, और कोशिका का संरक्षण गृह किससे कहा जाएगा, कोशिका झिल्ली को कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ऑप्शन ए में है यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन बी में है अमाशय,
पैनक्रियाज, ऑप्शन सी में है लार ग्रंथि और ऑप्शन डी में है ब्रिक। यानी इन चारों ऑप्शन में जो है सबसे बड़ा ग्रंथि पूछ रहा है कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। तो देखिए हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो है लीवर। कौन सा है? लीवर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अब जिन्हें नहीं मालूम है कि ग्रंथि क्या होता है वो समझ जाए थोड़ी देर के लिए कि देखिए ग्रंथि क्या होता है। ग्रंथि हमारे शरीर का वह अंग है जो या तो हार्मोन्स को रिलीज करता है या फिर एंजाइम को क्या करता है? रिलीज करता है, या फिर दोनों को रिलीज करता है। ठीक है, यानी कि ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं या हार्मोन्स निकलते हैं या फिर दोनों निकलते हैं। ठीक है, उन्हें ही क्या बोला जाता है? ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, तो लीवर जो है यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। आइए इसके ऑप्शन पे भी विचार किया जाए। यहाँ से है, ठीक है, यह सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है, सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? तो अभी आपको समझा है कि जो एक साथ हार्मोन्स को भी रिलीज करे और एंजाइम को भी रिलीज करे उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो जो अग्नाशय है ये सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है। लार ग्रंथि, तो आपको मालूम है कि लार ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? यहां से निकलता है एमाइलेज। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख के लार ग्रंथि से लार निकलता है जिसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का क्या करता है? पाचन करता है। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी है ब्रिक। यह पाचन तंत्र का अंग नहीं है, यह उत्सर्जन तंत्र का अंग है जो क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से छानकर यूरिन यानी कि पेशाब का क्या करता है? निर्माण करता है। चलिए यहाँ से आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन 5। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए रक्त का लाल रंग किससे होता है? बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, कई बार एग्जामों में आया है कि जो ब्लड का रंग रेड कलर का होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी में है प्लाज्मा, ऑप्शन सी में है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी में है WBC। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। रक्त का लाल रंग समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, रक्त के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग थोड़ा सा रक्त को अध्ययन करते हैं। रक्त, ये जो ब्लड है यह मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना है। एक है प्लाज्मा और एक है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल का यहाँ पे देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, इसको समझिए। मान लीजिए कि यह बाल्टी है और इस बाल्टी में ना हम 1 लीटर पानी रख देते हैं, यानी कि हम क्या रख देते हैं? 1 लीटर पानी रख देते हैं। ठीक है, और इसी बाल्टी में फिर हम क्या करते हैं? 500 ग्राम बालू, बालू लाकर रख देते हैं। अब बालू रखेंगे तो यह बालू का क्या है कि यहाँ पे इसमें क्या आएगा? कण आएगा। बालू तो कणीय अवस्था में होता है। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार देखिए जो यह मिश्रण बना यह तरल अवस्था का भी बना है। इस अवस्था का बना है। पानी कौन सी अवस्था है? तरल अवस्था है। जबकि बालू कौन सी अवस्था है? यह कण अवस्था में रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स कण में रहता है। उसी प्रकार जो हमारा रक्त होता है यह प्लाज्मा यानी कि तरल अवस्था और रक्त कणिकाएं यानी कि कणीय अवस्था दोनों का क्या है? मिश्रण है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो हमारा ब्लड है यह तरल अवस्था में भी है और इसमें छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं, तो यह जिसे हम रक्त कणिकाएं कहते हैं उस अवस्था का भी रूप है। अब आइए देखिए कि प्लाज्मा क्या होता है। तो याद रखिए कि यह तरल अवस्था होता है। प्लाज्मा की अवस्था कैसा होता है? तरल अवस्था होता है। ठीक है, यह हमारे शरीर में कितना होता है? तो यह हमारे ब्लड में इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो 55% प्लाज्मा होता है। रक्त कणिकाएं कितना होता है? तो यह हमारे शरीर में 45% होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? बात करें इसके रंग का तो
तो इसका जो रंग होता है वो होता है हल्का पीला कलर का, ठीक है, हल्का पीला होता है, ठीक है। इसके बात करें कि प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो प्लाज्मा का कार्य है हार्मोन्स को, हार्मोन्स का शरीर में परिवहन करना, परिवहन करना, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन्स को ले जाने का जो है कार्य वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, और यह पानी की अवस्था यानी द्रव की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब आइए कण की अवस्था में पाए जाने वाले चीज़ों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो ये इसमें बात करें तो यह रक्त के 3 भाग होते हैं, ठीक है। देखिए पहला होता है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और जो तीसरा होता है वो होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। यह तीनों जो भाग है यह कण की अवस्था में है। जैसे हमने आपको समझाया है कि ये बाल्टी में जो है पानी है और बालू है, पानी तरल अवस्था में है तो वह प्लाज्मा है जो तरल अवस्था में है, और जो रक्त कणिकाएं हैं जो बालू की अवस्था जो दिख रहा है यानी कणीय अवस्था दिख रहा है वह लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स है, ठीक है। बात करें लाल रक्त कणिकाएं की यानी कि आरबीसी की, तो देखिए इसका जो रंग होता है वह लाल होता है, कैसा होता है, लाल होता है। और किसके कारण इसका रंग लाल होता है, तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कारण जो होता है ये कलर जो होता है आरबीसी का कैसा होता है, लाल होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं की बात करें तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो इसका कोई अपना रंग नहीं होता है, यह रंग विहीन होता है, ठीक है। अब आइए बात करें प्लेटलेट्स के, तो इसका जो रंग होता है, इसका रंग, इसका भी कोई रंग नहीं होता है, ये भी क्या होता है, यह रंग विहीन होता है, ठीक है। यानी कि लाल रक्त कणिकाएं में क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं का अपना कोई रंग नहीं होता है, प्लेटलेट्स का इसका भी अपना कोई रंग नहीं होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला कलर का। अगर पूछा जाए कि आरबीसी के क्या कार्यों को, कि आरबीसी का क्या कार्य है, तो ये क्या करता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन, यानी शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को ले आने और ले जाने का जो है कार्य वो कौन करता है, आरबीसी करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं के कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य है यह क्या करता है, यह संक्रमण से बचाता है, हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, यह संक्रमण से, संक्रमण से बचाता है, ठीक है। अब आगे देखें कि प्लेटलेट्स के क्या कार्य है, तो देखिए इसका जो कार्य है यह रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाता है, यानी कि जब किसी कारण से घाव या चोट के कारण अगर हमारा शरीर कट जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाता है और यह रक्त को क्या करता है, थक्का बना देता है, जिससे जो है ब्लड जो होता है हमारे शरीर से बाहर निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि जो रक्त होता है इसका रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है और आयरन के कारण जो होता है यह पूरे ब्लड को कैसा बना देता है, लाल बना देता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या था कि रक्त का लाल रंग किससे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। यह प्लाज्मा है, इसकी अवस्था कैसा है, तो प्लाज्मा की अवस्था तरल होता है। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला कलर का होता है। प्लेटलेट्स यह क्या कार्य करता है, तो यह जो है रक्त को थक्का बनाता है,
जब कहीं हमारे शरीर का कोई भाग कट जाता है तो वहाँ पे यह एक्टिव होकर ब्लड को क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग करता है। WBC इसका क्या कार्य है, तो WBC हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। ठीक है, आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, यानी मानव का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है प्रमस्तिष्क यानी सेरिबरम, ऑप्शन बी में है अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम, ऑप्शन सी में है मेडुला और ऑप्शन डी में है रीढ़ की हड्डी। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें मस्तिष्क को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि मस्तिष्क होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मस्तिष्क जो होता है इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो होता है वो होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और जो तीसरा होता है वो होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, यानी कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। दूसरा होता है इसका थैलमस, थैलेमस। और जो तीसरा होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, मध्य मस्तिष्क इसका एक ही भाग होता है। पश्चिम मस्तिष्क के भी पुनः 3 भाग होते हैं। पहला होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पोन्स और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए यह जो मस्तिष्क के तीनों भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इसमें सबसे जो बड़ा भाग होता है ना और जो सबसे ऊपर स्थित होता है वो होता है हमारा अग्र मस्तिष्क। आइए यहाँ इमेज में हम देखते हैं कि अग्र मस्तिष्क कौन सा है। देखिए ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है मस्तिष्क का, ये जो भाग होता है ये हमारा होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, और जो मध्य में दिख रहा है ये वाला भाग ये होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और ये जो सबसे नीचे दिख रहा है इसे बोला जाता है पश्चिम मस्तिष्क। तो हमारे ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं, 3। ऊपर वाला भाग और सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क, जो मध्य में होता है उसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और जो सबसे नीचे होता है उसे बोला जाता है पश्चिम मस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलमस और हाइपोथैलेमस। यह अग्र मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा था कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको और बेहतर तरीका से समझते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है या इसको समझिए कि उत्तरीय रूप में प्रश्न आते रहता है बिहार बोर्ड में कि मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ इसको थोड़ा सा समझना आवश्यक होता है। देखिए ये जो प्रमस्तिष्क होता है इसका कार्य क्या होता है, तो जो प्रमस्तिष्क होता है इसका कार्य होता है सोचने, समझने और याद करने की क्रियाओं को नियंत्रित करना। यानी जो हम सोचते हैं, समझते हैं और याद करते हैं उसका कार्य कौन करता है, प्रमस्तिष्क का होता है। ठीक है, जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसी को सेरिबेरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कभी कभी ना इसको हिंदी में ऐसे लिख दिया जाता है सेरिबेरम। यह एक इंग्लिश शब्द है लेकिन इसको भी हिंदी में सेरिबेरम ही लिख दिया जाता है। थैलमस की कार्यों की बात करें तो देखिए ये हमारे इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को संचार करता है। यानी हमारे इंद्रियों से जो सूचनाएं इसे मिलती है उसको क्या करता है, यह संचार करता है। इंद्रिय क्या होती है, तो इंद्रिय जैसे कि कान, जीभ, स्किन, इन सभी से जो
ज्ञान मिलता है उसको ये क्या करता है, संचारित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के कार्यों की बात करें तो हाइपोथैलेमस भूख, नींद, प्यास और हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, बनाए रखता है, यानी उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क जो है इसका कार्य क्या है, मध्य मस्तिष्क यह आँख की गति, कान की गति तथा प्रतिवर्ती गति को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती गति क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं और अचानक कोई कीड़ा जो है हमारे आँख के समीप आता है तो हमारा पलक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। या मान लीजिए कि अगर किसी गर्म स्थान पे हमारा शरीर टच करता है तो जल्दी वहाँ से क्या होता है, हट जाता है। तो इसको नियंत्रित कौन करता है, इसको नियंत्रित करता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग देख ले, तो पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है अनुमस्तिष्क। इसका क्या कार्य, तो ये हमारे शरीर को संतुलित रखता है और हमारे चाल को जो है संतुलित रखने में मदद करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है यानी शराब पीता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है ब्रेन का हिस्सा वो कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, तो आप लोग अपने आसपास देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसके शरीर का संतुलन और उसका चाल जो है बिगड़ने लगता है। ठीक है, अब आइए पॉन्स की बात करें तो ये क्या करता है, पॉन्स जो है यह दिमाग के सभी भागों को जोड़कर रखता है। ठीक है, बात करें मेडुला ऑब्लांगेटा की तो इसका जो कार्य होता है, ध्यान रखिएगा कि यह मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब जैसे हृदय की गति, श्वसन की गति, ठीक है, और ब्लड प्रेशर, इन सबको कौन नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है। तो आई होप आप मस्तिष्क यहाँ से समझ गए, और अगर कभी एग्जाम में आपको आता है तो डायग्राम बनाकर, ठीक है, और छोटी छोटी बातें अपनों से लिख के भी क्या कर सकते हैं, आप इस आंसर को पूरा कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे क्या था, एक बार और इसको देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क किस मस्तिष्क का हिस्सा है, यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग, तीन, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और ये रहा मध्य मस्तिष्क। फिर पश्च मस्तिष्क के कितने भाग, तो इसके भी तीन भाग, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, इसको देखिए, प्रश्न कह रहा है कि पौधों में गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है रक्त, और ऑप्शन डी है जड़। ठीक है, तो देखिए, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है और ना ही पौधों में रक्त पाया जाता है। ठीक है, पौधों में हार्मोन्स पाए जाते हैं और पौधों में जड़ पाया जाता है। तो जड़ की कार्यों की बात करें तो यह पेड़ को संतुलित रखता है, यानी कि उसे खड़ा रहने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएगा। ठीक है, यानी पौधे में गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यह हार्मोन्स के द्वारा होता है। देखिए, पौधों में मुख्य रूप से 5 हार्मोन्स पाए जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। पहला जो होता है वो होता है ऑक्सिन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है जिबरेलिन्स। ठीक है, तीसरा हो जाएगा साइटोकाइनिन, और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा एबिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, और पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एथिलीन। यह पौधों में पाए जाने वाले मुख्य 5 हार्मोन्स है। यही पूरे पौधे की गति को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे यह ऑक्सीन है, इसका कार्य क्या है, तो यह वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी यह पौधे की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, जिबरेलिन्स का कार्य क्या है, तो यह पत्तियों की लंबाई, पत्तियों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन का क्या कार्य है, तो साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका का विभाजन करता है। पौधों के कोशिका को क्या करता है, विभाजित करता है, कोशिका का विभाजन।
ठीक है। एविसिक अम्ल क्या करता है, तो यह पत्तियों के ग्रोथ को रोकता है, यानी कि पत्तियों के जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको रोकता है और उसे झड़ाता है, यानी यह पत्तियों को झड़ाता है, पत्तियों को झड़ाता है। ठीक है। और यह प्रश्न पूछता है कि पत्तियां किस किस हार्मोन्स के कारण झड़ती है या गिरती है, तो पत्तियां जो गिरती है वो किस हार्मोन्स के, एविसिक अम्ल। एथिलीन का कार्य क्या है, यह फलों को पकाता है, फलों का पकाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, एथिलीन करता है। यहाँ से हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो पौधों की गति है उन सभी गतियों को नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है, तो पौधों के हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है। एक बार इसे हम क्विक रिवीजन करा देते हैं। ऑक्सीन का कार्य क्या है, तो यह पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। जिबरेलिन्स हार्मोन्स क्या है, तो यह पौधों के तने या पत्तियों की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स का क्या कार्य है, तो साइटोकाइनिन है यह पौधे के कोशिका का क्या करता है, विभाजन करता है। एबिसिक अम्ल इसका कार्य क्या है, तो यह पत्तियों को झड़ाता है या पत्तियों को गिराता है। एथिलीन का क्या कार्य है, यह फलों को पकाने का कार्य करता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, पेड़ पौधे द्वारा किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न था कि पौधों में गति का नियंत्रण जो है वह किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, पौधों के हार्मोन्स के द्वारा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है। प्रश्न जो है 8 नंबर, ये देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ट्रॉपिज्म किसे कहते हैं। ठीक है। यानी कि ट्रॉपिज्म का जो हिंदी होता है वो होता है अनुवर्तन। क्या होता है, अनुवर्तन। ठीक है। अनुवर्तन जो है यह किसे कहते हैं, ऑप्शन ए में है पौधों की वृद्धि, क्या पौधों की वृद्धि को अनुवर्तन कहा जाता है, या ऑप्शन बी में है पौधों की दिशा विशिष्ट गति। ठीक है। ऑप्शन सी है पौधों का प्रजनन, और ऑप्शन डी है पौधों का श्वसन। ठीक है। तो देखिए ट्रॉपिज्म एक शब्द है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है वही आपका प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए ट्रॉपिज्म समझते हैं क्या है? जब किसी बाहरी उत्तेजना जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया, जल हो गया या प्रकाश हो गया, किसी बाहरी उत्तेजना के कारण पौधों के पत्तियां या तने उस दिशा में गति करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनुवर्तन। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है। ट्रॉपिज्म शब्द क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो ट्रॉपिज्म का मतलब होता है पौधों की दिशा विशिष्ट गति, यानी जब किसी बाहरी उत्तेजना जैसे प्रकाश हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया या जल के कारण पौधों की उस दिशा में विशिष्ट गति होती है, उसे ही क्या बोला जाता है, अनुवर्तन बोला जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रकाश अनुवर्तन क्या है। ठीक है। तो जब देखिए आप लोग देखोगे अपने आसपास कि जिधर से सूर्य प्रकाश आ रहा होता है, पौधों की लताएं या पत्तियां उसी दिशा में क्या होती है, झुक जाती है या उसी दिशा में बढ़ने लगती है। तो जब प्रकाश की दिशा में गति करती है तो उसे बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है। उसी प्रकार जब पौधे के भाग जल की ओर क्या करने लगे, गति करने लगे, तो पौधे के कौन से भाग जल की ओर गति करेंगे, तो जब पौधे के जड़, जड़ जो है वो आप लोग देखे होंगे कि जिधर मिट्टी में नमी रहता है या जल रहता है उसी दिशा में जो पौधे के जड़ होते हैं ना, उसी दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो इसे बोला जाएगा जलानुवर्तन। क्या बोला जाएगा, जलानुवर्तन। ठीक है। इसी में समझ लीजिए गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन इसको बोला जाता है जियोट्रॉपिज्म। क्या बोला जाता है, जियोट्रॉपिज्म। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पेड़ पौधे की जड़ है वो जमीन की अंदर की ओर बढ़ते हैं, या आप देखते हैं पेड़ पौधों के जो फल होते हैं इस जमीन की तरफ क्या होते हैं, लटक जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जियोट्रॉपिज्म, यानी कि गुरुत्वानुवर्तन। या आप ये भी देखते हैं कि जो पौधों के लताएं हैं वो किसी दीवार के सहारे या किसी लकड़ी के सहारे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उसे बोला जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। तो आई होप कि ट्रॉपिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया। ट्रॉपिज्म का मतलब होता है
जब किसी बाहरी उत्तेजना जैसे गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश या जल के कारण पौधे की दिशा उस विशिष्ट गति की ओर होती है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अनुवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ट्रॉपिज्म किसे कहते हैं, तो इसे बोलते हैं पौधों की दिशीय विशिष्ट गति को, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है, ठीक है, यानी कि एड्रिनल जो ग्रंथि है यह कौन से हार्मोन्स को बनाती है। तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखे थे कि ग्रंथि क्या होता है, ठीक है, तो ग्रंथि शरीर का वह अंग है जो या तो एंजाइम को रिलीज करता है या फिर हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन सा ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, ठीक है। और यह प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह कौन सा हार्मोन्स बनाता है। ऑप्शन है ए में इंसुलिन, बी में है एड्रिनलिन, ऑप्शन सी में है थायरॉक्सिन और ऑप्शन डी में है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एड्रेनलिन ग्रंथि है यह कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं यह जो दो भाग दिख रहा है आपको यह किडनी है, क्या है, किडनी है। और किडनी के जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट है यह ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है यह है एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 10, ठीक है, 9 हम लोग देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं लोग प्रश्न नंबर 10 पे। यह प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में है आपका थायरॉक्सिन, बी में है इंसुलिन, सी में है ग्लूकागोन और डी में है एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन तो हम लोग अभी देखें कि यह एड्रेनल ग्रंथि से क्या होता है, रिलीज होता है, तो यह आंसर हमारा नहीं होगा। अब यह ऑप्शन बचा 3, इसमें देख लेते हैं। तो पहले देखिए थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में, तो थायराइड ग्रंथि जो पाया जाता है यह पाया जाता है कंठ के पास। कहाँ पाया जाता है, यानी गले के पास थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, तो यह होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चूंकि यह ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा हम लोग समय नहीं ले रहे हैं, हम लोग के एडिटर साहब थोड़ा सस्ता वाले हैं, उनसे ज़्यादा एडिट नहीं होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं।